हेलो एवरीवन। हमने लास्ट लेक्चर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज उसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को आगे बढ़ाएंगे इस लेक्चर में और कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट्स और सीखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से रिलेटेड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, राइट। लास्ट लेक्चर में हमने दो पार्ट अच्छे से स्ट्रेसफुली देखे थे कि whenever there is a change in flux linked with the circuit, an EMF is induced, right? और सेकेंड, अगर कंडक्टर मोशन में है तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। इस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ से रिलेटेड हमने कुछ न्यूमेरिकल किए थे और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर किया था और कंक्लूजन ड्रॉ किया था कि whenever there is a change in magnetic field, electric field is induced. That causes induced EMF. And if a conductor is moving in the region of magnetic field, magnetic Lorentz force will act on it. That induces potential difference across the ends. Right? आज दो मोर फिनोमेना हम इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से रिलेटेड डिस्कस करेंगे। वन वी कॉल एज म्यूचुअल इंडक्शन, राइट। म्यूचुअल इंडक्शन, अगर हम दो कॉइल को पास पास रख दें, इफ टू कॉइल्स आर केप्ट क्लोज टू वन अनदर एंड वी मेक चेंज इन करंट फ्लोइंग थ्रू वन ऑफ देम, इससे फ्लो करने वाली करंट को अगर हम चेंज करें तो इसमें सेकेंड कॉइल में अपने आप एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। दो कॉइल को पास पास रख दिया, राइट। दो में से एक कॉइल में फ्लक्स में चेंज करना, करंट फ्लो जो कर रही है उसमें चेंज करना शुरू कर दिया, इस आई को वेरी करना शुरू कर दिया। इस आई के वेरिएशन से दूसरी कॉइल में अपने आप ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, राइट। खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, ऐसा मुहावरा कहते हैं। तो यहां पर वो पूरा ट्रू है। दो बच्चे पढ़ रहे हैं, चार खेलने चले गए, उनका भी मन होने लगता है खेलने चले जाए। इंडक्शन, तो ये इंडक्शन है, राइट। इस सर्किट में करंट में चेंज होता देख के ये सर्किट अपने आप ही करंट जनरेट कर लेता है। दैट वी कॉल एज म्यूचुअल इंडक्शन। दूसरे को देख के इंड्यूस होना, that phenomena is mutual induction. ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? Let's see that. When current is flowing through this coil, magnetic field is produced. These are the magnetic lines of forces. ये magnetic field lines are B. कितनी होती थी? हमें तो याद है म्यू नॉट NI इसका नाम होता था, फील्ड का इफेक्ट होता था। अगर आप I को चेंज करेंगे तो ये B चेंज होगी, होगी कि नहीं होगी? होगी। B इज I डिपेंडेंट। अगर I आप बढ़ाएंगे तो B बढ़ने लगेगा, I आप कम करेंगे तो B कम होने लगेगा। तो this I when varies, B due to this coil also varies. अब ये B किससे पास हो रही है? ये सेकंड वाली कॉइल से पास हो रही है। सेकंड वाली कॉइल से पास होने से सेकंड वाली कॉइल का फ्लक्स इससे लिंक होगा। कितना फ्लक्स लिंक होगा? ईच टर्न से, फाई ईच टर्न, B इंटू ए। फाई ईच टर्न कितना होगा? B इंटू ए। क्योंकि दो कॉइल है तो हम इनका नाम बदल के I1 I2 कर लेते हैं। ये करंट I1 कर लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड U2 फर्स्ट कर लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट, A2 सेकेंड, राइट। कितना हो गया ये फ्लक्स? म्यू नॉट N कौन सा? इसका फर्स्ट वाले का N1 I1, ये हो गया फ्लक्स। अगर आप इस करंट I को चेंज करेंगे, इस करंट I को चेंज करेंगे तो B चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा। When I1 varies, phi2 varies.
और phi 2 के वेरी करने से क्या होगा, EMF will be there. So EMF is induced in the second coil. This phenomena we call as mutual induction. इस फिनोमिना को हम क्या कॉल करते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन. तो सेकंड वाले का जो फ्लक्स है N2 phi 2 वो फर्स्ट वाले की करंट के प्रोपोर्शनल है. सेकंड वाले का जो फ्लक्स है N2 phi 2 वो फर्स्ट वाले की करंट के प्रोपोर्शनल है. N2 phi 2 प्रोपोर्शनल टू I1. और अगर आप ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा देते N2 phi 2 equals to M21 I1. So M21 is N2 phi 2 upon I1. If I1 is 1 ampere, M21 equals to N2 phi 2 number of flux linkage. M21 equals to N2 phi 2 नंबर ऑफ फ्लक्स लिंकेज के इक्वल है आपका M21. तो हम यहां से M21 डिफाइन कर देते हैं कि म्यूचुअल इंडक्शन कोफिशिएंट इज न्यूमेरिकली इक्वल्स टू नंबर ऑफ फ्लक्स लिंकेज व्हेन करंट इन द फर्स्ट कॉइल इज 1 एम्पियर. अगर फर्स्ट कॉइल में करंट 1 एम्पियर हो तो नंबर ऑफ फ्लक्स लिंकेज हम डिफाइन कर सकते हैं. राइट. फैराडे लॉ क्या कहते हैं, फैराडे लॉ कहते हैं माइनस N2 डेल्टा phi 2 अपॉन डेल्टा T इज द EMF. आप इसको माइनस डेल्टा N2 phi 2 अपॉन डेल्टा T लिख सकते हो. E2 इक्वल्स टू माइनस डेल्टा N2 phi 2 इज M21 I1 डेल्टा T. So M21 is E2 upon डेल्टा I1 अपॉन डेल्टा T. और M21 is E2 न्यूमेरिकली. तो हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन की दो डेफिनेशन है. कब न्यूमेरिकली इक्वल होगा, इफ डेल्टा I1 अपॉन डेल्टा T इज 1 एम्पियर पर सेकेंड. तो हमारे पास म्यूचुअल इंडक्शन को लेकर दो डेफिनेशन है. नंबर ऑफ फ्लक्स लिंकेज इज ऑलवेज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन. एंड सेकेंड, EMF इंड्यूस्ड इज ऑलवेज इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्शन कोफिशिएंट इफ रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द फर्स्ट कॉइल इज 1 एम्पियर. फर्स्ट को आप प्राइमरी बोलेंगे, सेकेंड को सेकेंडरी बोलेंगे. तो coefficient of mutual induction of secondary with respect to primary is always equals to EMF induced in the secondary when rate of change of current in the primary is 1 ampere. Right? तो देखिए इसको न्यूमेरिकल में कहां ध्यान रखना है, कैसे हम इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं. लेट मी डू दैट हियर. Suppose a solenoid is given. This one. N1 नंबर ऑफ टर्न्स है, I1 करंट आप पास करते हैं, L1 इसकी लेंथ है. तो फील्ड कितनी जनरेट होगी, दिस वन N1 अपॉन L1 I1. ये फील्ड इसमें जनरेट होगी. ये लीजिए फील्ड. अब सेकेंड कॉइल आप कहां पर बनाते हैं, सेकेंड कॉइल कहां रखी हुई है, वो मैटर करेगा म्यूचुअल इंडक्शन. सेकेंड कॉइल में भी लाइक दिस वन, इसी के ऊपर वूंड करके बनाई गई है, N2 टर्न वाली. सेकेंड कॉइल में भी लाइक दिस वन,
इसके अंदर रखी गई है छोटे एरिया वाली, और तीसरा केस भी हो सकता है, दिस इज प्राइमरी कॉइल एंड दिस वन इज सेकेंडरी कॉइल. सो 3 केसेस कंसिडर किया हमने. इस केस में प्राइमरी और सेकेंडरी का एरिया सेम है. इस केस में सेकेंडरी का एरिया छोटा है. इस केस में सेकेंडरी का एरिया बड़ा है. जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है वो प्राइमरी कॉइल के एरिया के अंदर जनरेट होती है. दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. राइट. तो अगर सेकेंडरी का एरिया बड़ा है तो फ्लक्स सारे एरिया से रिलेट नहीं होगा. फ्लक्स ओनली इस स्मॉलर वाले एरिया से रिलेट होगा. राइट. ये प्राइमरी का हो या सेकेंडरी का हो, फ्लक्स जो है वो स्मॉलर एरिया में रिलेट हो गया. लुक एट दिस वन. तो हम जो फ्लक्स फाइंड करेंगे सेकेंडरी में वो तो केवल यही वाला होगा, A1 वाला नहीं होगा. जो सारा फ्लक्स है वो इससे रिलेट नहीं हुआ, और इसमें दोनों बराबर हैं तो सेम फ्लक्स रिलेट होगा. तो हमने सेकेंडरी 3 टाइप्स की कंसीडर करी है. स्मॉलर एरिया वाली, लार्जर एरिया वाली, सेम एरिया वाली. तो अगर आप सेकेंडरी का फ्लक्स निकालना चाहेंगे तो इट विल बी V1, और एरिया कौन सा आएगा? मिनिमम ऑफ A1, A2. इसमें से जो मिनिमम होगा आप वो वाला एरिया यूज करेंगे. देन यू कैन गेट द फ्लक्स. राइट. अब म्यूचुअल इंडक्शन M21 is N2 phi2 upon I1. N2 phi2 is V1 min of A1 A2. min of A1 A2 का क्या मीनिंग है? इन दोनों में से जो छोटा होगा वो वाला एरिया आपको यूज करना है. बराबर है तो कोई भी यूज कर लेंगे. I1 substitute value of V1. M21 equals to mu naught N1 N2 upon L1 min of A1 A2. So this is M21. Coefficient of mutual induction you can find like this one. Induction is very important, right? किसी भी प्लेस पे किसी दूसरे को देखकर कोई चेंज आना वो इंडक्शन है. राइट. किसी दूसरे को देखने का मतलब किसी दूसरी चीज के कारण, किसी दूसरे को खेलते देख के अपनी पढ़ाई छोड़ना, किसी दूसरे को देख के अपनी पढ़ाई करना. राइट. दैट इज ऑल्सो इंडक्शन. राइट. तो कहीं भी किसी दूसरी चीज के कारण कुछ चेंज होना वो इंडक्शन का हिस्सा है. क्योंकि दूसरे के कारण हो रहा है इसलिए हम इसको नाम दे रहे म्यूचुअल इंडक्शन. आगे बढ़ेंगे. बहुत बार हम पढ़ने बैठते हैं, मन में थॉट आते यार अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, बाद में पढ़ेंगे. दिस इज सेल्फ, अपने आप से इंडक्शन हो रहा है. वी कॉल दैट एज सेल्फ इंडक्शन. पढ़ नहीं रहे, खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, थॉट आ रहे हैं यार पेपर बहुत नजदीक है, पढ़ना है. दैट इज सेल्फ इंडक्शन. अपने आप से इंडक्शन होता है. राइट. तो इंडक्शन केवल दूसरों को देख के नहीं होता है, अपने आप में भी होता है. तो अगला फिनोमेना हम सेल्फ इंडक्शन भी देखेंगे. पहले म्यूचुअल इंडक्शन को थोड़ा अच्छे से समझ लें. राइट. अब जैसे ये कॉइल में म्यूचुअल इंडक्शन है, क्या ऐसा और कहीं भी होगा? यस. कहीं भी कोई भी सर्किट किसी दूसरे के पास रखेंगे और एक में करंट चेंज करेंगे तो दूसरे में ईएमएफ चेंज होगा. राइट. दूसरे में ईएमएफ चेंज होगा. दैट वी कॉल एज म्यूचुअल इंडक्शन. लेट मी कंसिडर वन मोर एग्जांपल. सपोज दिस इज द वायर, कैरी करंट I, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर. इनफाइनाइट लॉन्ग वायर. ये इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है. इससे कुछ डिस्टेंस पर एक लूप रखा हुआ है. कितनी डिस्टेंस पर? x डिस्टेंस पर L साइड लेंथ. What will be magnetic flux linked with this loop?
व्हाट विल बी मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद दिस लूप। आपको इस लूप के साथ कितना मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो रहा है ये फाइंड करके दिखाना है। तो जब आप इसमें करंट पास करेंगे इट विल जनरेट मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। इसकी फील्ड आर के साथ वेरी करती है, यहां पे कम होगी नहीं, यहां पे ज्यादा होगी, दूर जाने पे कम होती रहेगी, यहां सबसे कम होगी। तो अगर आपको फ्लक्स निकालना है तो B इंटू ए डायरेक्ट तो नहीं लग सकता, B वेरिएबल क्वांटिटी। अब आप कैसे निकालेंगे? जब वेरिएबल क्वांटिटी होती है तो हम उसमें नोटिस करते हैं किसके साथ वेरी कर रही है, किसके साथ वेरी कर रही है, I के साथ भी वेरी कर रही है, R के साथ भी वेरी कर रही है। I को हम फिक्स मान लेते तो ओनली R के साथ वेरी कर रही है। R में छोटा सा एलिमेंट लें dr, तो हम इसको कांस्टेंट मान सकते हैं। तो इस एरिया के लिए हम d को कांस्टेंट मान सकते हैं, इस एरिया के लिए हम b को कांस्टेंट मान सकते हैं। अगर हम इस एरिया के लिए b को कांस्टेंट मानेंगे तो इस एरिया का फ्लक्स निकाल सकते हैं। कितना होगा? b इंटू एरिया। b कितना है? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर इंटू एरिया। एरिया ये लेंथ है और थिकनेस डी है और डी आर है, तो लेंथ इंटू डी आर। जब भी कोई क्वांटिटी वेरिएबल होती है तो उसके वेरिएशन को इग्नोर करने के लिए जिसके साथ वेरी करती है उसका छोटा एलिमेंट लेते हैं। टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा? इंटीग्रेट करना पड़ेगा, आर एक्स से लेकर एल प्लस एक्स तक वेरी करेगा। म्यू नॉट आई एल अपॉन 2 पाई 1 अपॉन आर डी आर इज लॉग आर एक्स टू एल प्लस एक्स। म्यू नॉट एल आई अपॉन 2 पाई लॉग एल प्लस एक्स माइनस लॉग एक्स। So this is the flux linked with this loop. अब आपके सामने है ये फ्लक्स I और X दो क्वांटिटीज पर डिपेंड करता है। I और X दोनों में से कोई भी क्वांटिटी अगर आप चेंज करेंगे तो फ्लक्स चेंज होगा, और अगर फाई का चेंज होगा तो इसमें EMF इंड्यूस होगा, करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगी। राइट? तो लेट इट इज मूविंग अवे। पहले केस में हम मांग रहे हैं कि ये मूव कर रहा है अवे। व्हाट विल बी इंड्यूस्ड ईएमएफ? इंड्यूस्ड ईएमएफ माइनस डी फाई बाई डी। अगर आप ओनली मैग्नीट्यूड में इंटरेस्ट है तो माइनस छोड़ दें। कर सकते हैं डिफरेंशिएट, बड़ा मुश्किल काम है डिफरेंशिएट करना है इसको। डिफरेंशिएट राइट, म्यू नॉट एल आई अपॉन 2 पाई लॉग का डिफरेंशियल 1 अपॉन एल प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स डी एक्स बाय डी टी। राइट? तो हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया। dx अपॉन dt तो मालूम है आपको v, तो EMF कितना आ गया? म्यू नॉट एल आई अपॉन 2 पाई x माइनस एल प्लस एक्स, तो एल रह गया ओनली, एक्स एल प्लस एक्स रह गया। मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो माइनस की नीड नहीं है, dx बाई डी टी इज भी। तो म्यू नॉट एल स्क्वायर आई वी अपॉन 2 पाई एक्स एल प्लस एक्स।
दिस इज द ईएमएफ। इसी में सेकंड क्वेश्चन बना सकते हैं, सपोज इट इज नॉट मूविंग। सेकंड केस क्या है? सेकंड केस इट इज नॉट मूविंग, instead I varies as I di upon dt equals to k। मान लेते हैं I वेरी कर रही है di upon dt equals to k, तो इस बार I के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। EMF इज d phi upon dt, x फिक्स है तो म्यू नॉट L upon 2 pi log L plus x upon x di by dt। di by dt को k रख लेंगे, EMF रीडिंग। तो किसी भी सर्किट से लिंक EMF अगर आपको फाइंड करना है तो आपको उस सर्किट के मोशन के कारण या करंट चेंज के कारण EMF कैलकुलेट करना है, मतलब फ्लक्स का रेट ऑफ चेंज कैलकुलेट करना है। That is EMF in that circuit, right? And here it is nothing but the mutual induction because it takes place due to the change in current in this one। तो अगर आप इसको E equals to N2 phi2 से N2 is same one, तो आप mutual coefficient between these two find कर सकते हैं। You can find mutual coefficient M21 as a E2 upon a delta I1 upon delta T। इसको यूज करके M21 निकाल सकते हो, राइट? सो दिस इज द आइडिया ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन एंड न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दैट। द सेकंड फिनोमेना इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन which we have to discuss today is self induction, right? The second phenomena which we have to discuss is a self induction। So let me start self induction। नाम से पता लग रहा है इस पर दूसरे की नीड नहीं है, अपने आप में ही अपने थॉट के कारण ही बदलते रहना है भाई। अभी पढ़ने का मन है, अभी खेलने का मन है, पढ़ाई कर रहे हैं तो खेलने में मन लगा है, खेल रहे हैं तो पढ़ाई में मन लगा है, फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो केमिस्ट्री छूट रही है, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स छूट रही है। अरे कुछ भी नहीं छूट रहा है, एवरीथिंग इज सिंपल। नीड नॉट टू इंड्यूस टू मेनी थॉट्स इन योर ब्रेन, राइट? वर्क कीजिए एंड वी विल गो थ्रू। पढ़ते रहेंगे बहुत आगे निकल जाएंगे, सोचते रहेंगे वहीं खड़े रहेंगे। सोचना बंद कीजिए, पढ़ना शुरू कीजिए, राइट? सेल्फ इंडक्शन को खत्म कीजिए। सेल्फ इंडक्शन की कोई नीड नहीं है, राइट? नेगेटिव थॉट्स के लिए। अगर सेल्फ इंडक्शन करना ही है तो पॉजिटिव थॉट्स के लिए करेंगे, राइट? लेकिन इंडक्शन ऑलवेज अपोजेस द कॉज ऑफ इट्स जनरेशन। तो अगर नेगेटिविटी आती है तो उसके अगेंस्ट में बढ़िया सा सेल्फ इंडक्शन करेंगे और नेगेटिव थॉट्स को किल कर देंगे, राइट? बस ये साल हमारा है, इस साल में हमसे आगे कोई नहीं निकलने वाला, ठीक? तो सेल्फ इंडक्शन पर आते हैं। हीरा सर्किट, इसमें करंट पास करेंगे, कर दी करंट पास, ये मैग्नेटिक फील्ड बन गई, ये मैग्नेटिक फील्ड अपने आप से लिंक हो गई। तो किसी दूसरे की नीड का है, अपने करंट की जो फील्ड है वो ही अपने आप से लिंक हो गई, उसी से फ्लक्स बन गया, राइट? अगर बी फील्ड है, ए एरिया है, तो इसी से फ्लक्स बन गया। किसी दूसरे की जरूरत ही कहां है, किसी दूसरे की नीड नहीं, राइट? अपनी ही फील्ड के कारण फ्लक्स बन जाता है किसी भी सर्किट में। और अगर आपने करंट आई को चेंज किया तो बी अपने आप चेंज हो जाएगा, और अगर बी चेंज हो गया तो फाई चेंज हो जाएगा, और फाई चेंज हो गया तो ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। तो whenever current flowing through this circuit varies with time, EMF is induced। इस इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण जो फिनोमेना है उसको हमने नाम दिया सेल्फ इंडक्शन, राइट? जो टोटल फ्लक्स लिंक होगा N फाई, एक ही सर्किट है तो 1 2 की जरूरत नहीं है, दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू करंट,
बी जो है वो आई के प्रोपोर्शनल होगा, तो N5 प्रोपोर्शनल टू करंट। प्रोपोर्शनलिटी साइन अगर आप हटाना चाहेंगे तो एक कांस्टेंट लगा देते हैं, L इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। L is known as coefficient of self induction, right? इस सेल्फ इंडक्शन को अगर आपको फाइंड करना है तो कितना हो जाएगा, N phi upon I। If I is 1 then L equals to N phi। तो किसी दूसरे की नीड नहीं है, अपने आप में ही करंट के कारण फ्लक्स और फ्लक्स चेंज होने के कारण ईएमएफ का इंडक्शन होता है। क्या हमेशा करंट का अपोज करेगा? नहीं। अगर आप इस करंट को डिक्रीज करने लगोगे तो फेवर करेगा, अगर आप इंक्रीज करने लगोगे तो अपोज करेगा। इसका मतलब एल का नाम इलेक्ट्रिकल इनर्शिया, क्योंकि इसका काम है हमेशा अपोज करना। आप बढ़ाना चाहो तब भी अपोज, आप कम करना चाहो तब भी अपोज। So L is known as electrical inertia, right? Now Faraday law, E equals to N delta phi upon delta T, E equals to delta N phi upon delta T. N phi is Li delta T. So L delta I upon delta T, or L equals to E upon delta I upon delta T. If delta I upon delta T is 1 ampere per second, then L equals to E numerically. So self induction is numerically equals to induced EMF in the circuit when rate of change of current in the circuit is 1 ampere per second. SI unit of M and L both हेनरी H से डिनोट करेंगे। तो L की और M की दोनों की SI यूनिट कितनी रहेगी? हेनरी रहेगी, राइट। अब हम एक सोलेनॉइड की बात करते हैं। ये रहा सोलेनॉइड, इसमें आई करंट आपने भेज दी, फील्ड कितनी जनरेट हो गई? म्यू नॉट एन आई। फ्लक्स कितना बन गया? बी ए म्यू नॉट एन आई ए, ये फ्लक्स बन गया, राइट। ई कितना था? एन फाई अपॉन आई, सो म्यू नॉट एन स्क्वायर, ए इज पाई आर स्क्वायर। सो ईएमएफ इंड्यूस्ड इज mu naught n square pi r square. Oh, sorry, L. So L is mu naught n square pi r square. So L is mu naught n square pi r square, means L is directly proportional to n square. कॉइल का सेल्फ इंडक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ टर्न्स के स्क्वायर के। अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएंगे तो सेल्फ इंडक्शन बढ़ेगा, राइट। सेल्फ इंडक्शन बढ़ेगा अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएंगे। थोड़ा यहां ध्यान रखेंगे, एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, ये टोटल कंफ्यूज हो जाएंगे, तो एल से डिवाइड कर लेते हैं। So B is also proportional to L is also proportional to 1 upon A. लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, राइट। आपने कॉइल को खींच के बड़ा कर दिया, इस कॉइल को आपने खींच के बड़ा कर दिया, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स चेंज नहीं किए, कैपिटल N kept fixed, only you increase the length of this coil, then what will be effect on self induction? Yes, हम कह रहे हैं हमने कॉइल को खींच के बड़ा कर दिया,
नंबर ऑफ टर्न सेम है, एन में कोई चेंज नहीं है, इसकी एल ज्यादा है, इसकी लेंथ छोटी है, तो लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो L2 छोटा हो जाएगा L1 से, राइट। तो एक स्प्रिंग लोडेड कॉइल को जब आप खींच के बड़ा करते हैं तो उसका सेल्फ इंडक्शन डिक्रीज हो जाता है, राइट, बिकॉज L is inversely proportional to length of this one for the constant number of turns। इसमें ध्यान रखने वाला चीज है, कांस्टेंट नंबर ऑफ टर्न्स पर लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और अगर लेंथ को फिक्स रखते हुए n बढ़ा दें तो n स्क्वायर के साथ l इंक्रीज हो जाता है, राइट, l स्क्वायर के साथ n इंक्रीज हो जाता है, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेट मी कंसिडर वन मोर केस, सर्कुलर कॉइल, सर्कुलर कॉइल N R B mu naught Ni upon 2R, flux phi BA mu naught Ni upon 2R, area is pi R square, so mu naught Ni pi R upon 2। और अगर आपको सेल्फ इंडक्शन कोएफिशिएंट निकालना है n phi upon I, so it is mu naught n square, I cancel pi R, again L is directly proportional to n square, L is directly proportional to R, here also L is directly proportional to square of the radius, so coefficient of self induction you can easily calculate by using L equals to n phi upon I, राइट। तो किसी भी सर्किट से लेंथ अगर आपको सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन कैलकुलेट करना है तो आप बड़ी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, राइट, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन इजीली कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। पर समटाइम्स कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी बनती हैं जिसमें ये फॉर्मूला में अप्लाई करके सेल्फ इंडक्शन फाइंड नहीं कर पाते, right, in that case how we can find self induction, right। तो उसके लिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सेल्फ इंडक्शन which is actually इलेक्ट्रिकल इनर्शिया, इस इलेक्ट्रिकल इनर्शिया के अगेंस्ट अगर किसी सर्किट में हम करंट को फ्लो कराएंगे तो हमें वर्क करना पड़ेगा, और वो वर्क हमारे कॉइल में स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, राइट। So if current I is flowing through the circuit of self induction L, अगर करंट I फ्लो कर रहा है एक सेल्फ इंडक्शन वाले सर्किट से जिसका सेल्फ इंडक्शन कितना है कैपिटल L, तो उस करंट को मेंटेन करने के लिए 0 से I तक बढ़ाने के लिए करंट कितने I, 0 से I तक बढ़ाने के लिए बैटरी ने कुछ वर्क किया होगा, वो वर्क इसमें स्टोर हो गया होगा इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी, इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी इसमें आई स्टोर हो जाएगा, एनर्जी स्टोर हो जाएगी। तो हमें देखना है हमें कितना वर्क करना पड़ेगा। ईएमएफ की डेफिनेशन है dw अपॉन dq, ईएमएफ की डेफिनेशन है dw अपॉन dq। दूसरे साइड ईएमएफ की डेफिनेशन है L di बाई dt। तो अगर dw आपको निकालना है तो आप E dq लगा सकते हैं। E की वैल्यू अगर आप रखेंगे ये बन जाएगा L dq अपॉन dt इज I। तो भाई बड़ा सिंपल सा एक्सप्रेशन बन के तैयार हो गया। वर्क करना पड़ेगा छोटी सी करंट में चेंज करने के लिए, अगर I करंट फ्लो कर रही है आप DI का चेंज करना चाहते हैं, आपको वर्क करना पड़ेगा LI DI। टोटल वर्क कितना होगा दैट यू कैन फाइंड बाय इंटीग्रेटिंग दिस फ्रॉम I का I स्क्वायर बाय 2, सो पोटेंशियल एनर्जी इज हाफ LI स्क्वायर। तो अगर किसी सिस्टम का
सेल्फ इंडक्शन L है, किसी सिस्टम का सेल्फ इंडक्शन L है, तो आप उसकी एनर्जी को हाफ Li² ले सकते, राइट? आप उसकी एनर्जी को हाफ Li² ले सकते। अब मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी मीन्स एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। आपको मालूम होनी चाहिए कितनी होती है? हाफ V²/μ0। सो हाफ Li² equals to half V²/μ0 you can use to find out coefficient of self induction। आप इस तरह से coefficient of self induction कैलकुलेट कर सकते हैं डिफरेंट केसेस में, अगर हमारा पहले वाला मेथड वर्क आउट ना कर पाए, राइट? सो किसी भी सर्किट में आप म्यूचुअल इंडक्शन निकाल सकते हैं, सेल्फ इंडक्शन निकाल सकते हैं, और अगर सेल्फ इंडक्शन नॉर्मल मेथड से नहीं होगा तो हम हाफ Li² इक्वल्स टू हाफ V²/μ0 को यूज करके कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन को फाइंड कर सकते हैं। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन सर्कुलर कॉइल, टॉरॉइड, सोलेनॉइड, किसी भी चीज में आप कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट? So these are the two important phenomena, mutual induction and self-induction, which we can consider additional part of electromagnetic induction, right? ये additional part है electromagnetic induction का, self-induction and mutual induction, and you will get number of questions from this one. अब अगर हम दो कॉइल को सीरीज या पैरेलल में जोड़ दें तो उसका क्या इफेक्ट होता है, इस पार्ट को हम देखते हैं। विल दे बिहेव लाइक कैपेसिटर और रेजिस्टेंस? तो कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स। Far apart, no mutual induction. दोनों दूर दूर है, कोई म्यूचुअल इंडक्शन नहीं है। ए पार्ट सीरीज, बता सकते हैं। इसका ईएमएफ E1, इसका ईएमएफ E2, नेट ईएमएफ E1 प्लस E2। आइए अगर इसमें करंट पास करेंगे तो E1 को आप लिख सकते हैं -L1 di/dt। बीइंग इन सीरीज I दूसरे में भी सेम होगा, तो आप E/di/dt लेफ्ट साइड में अगर करेक्ट करेंगे तो इट इज L1 प्लस L2। This is what we call L equivalent. So L equivalent is L1 plus. So this behaves like a resistance, right? ऐसे ही अगर पैरेलल में होगा तो इस बार ईएमएफ सेम रहेगा, करंट विल बी डिफरेंट। तो आपका जो करंट है I वो I1 प्लस I2 होगा, और अगर आप रेट ऑफ चेंज करेंगे di/dt तो इट विल बी di1/dt प्लस di2/dt। di/dt को आप क्या लिख सकते हैं, L E/L minus E/L equivalent, and this one is minus E/L1, this one is minus E/L2. Minus cancel out, E cancel out, so 1/L equivalent equals to
राइट, बट इट इज नॉट नेसेसरी दैट कॉइल केप्ट फार अपार्ट। हो सकता है कॉइल में म्यूचुअल इंडक्शन भी होने लगे नियर बाय केस। जब आप इसमें आई करंट भेजेंगे तो इसका रेट ऑफ चेंज इसको इंपैक्ट करने लगेगा और इसका रेट ऑफ चेंज इसको इंपैक्ट करने लगेगा। तो पहले सबसे हम डिसाइड करें सीरीज में कैसा कनेक्शन हो सकता है। These two coils are in series. These two are also in series. ये दोनों कॉइल सीरीज में हैं। अगर ये दोनों कॉइल सीरीज में हैं, अगर ये दोनों कॉइल सीरीज में हैं, तो सेकेंड कॉइल फर्स्ट वाले का फेवर भी कर सकती है और सेकेंड कॉइल फर्स्ट वाले का अपोज भी कर सकती है। तो अगर हम दोनों को क्लोज बाय लेके म्यूचुअल इंडक्शन कंसीडर करते हैं तो दोनों कॉइल एक दूसरे का फेवर भी कर सकती हैं और अपोज भी कर सकती हैं। तो हमें इस पॉइंट को ध्यान रख के एनालाइज करना पड़ेगा। लेट मी डू एटलीस्ट वन। कितना होगा? -L1 di अपॉन dt, माइनस भी हो सकता है प्लस भी हो सकता है M12 di अपॉन dt, और E2 -L2 di अपॉन dt, माइनस भी हो सकता है प्लस भी हो सकता है M21 di अपॉन dt। नेट EMF E1 प्लस E2 माइनस कॉमन L1 प्लस L2 माइनस प्लस M12 प्लस माइनस M21 di अपॉन dt। इसका मीनिंग E अपॉन दिस L इक्विवेलेंट इज if M21 is equals to M12 equals to M, then L equivalent is L1 plus L2 plus minus 2. तो म्यूचुअल इंडक्शन अगर इंक्लूड करेंगे तो L equivalent is not merely L1 plus L2, it consists one additional term plus minus 2M, right? It consists additional term plus minus 2M with L1 and L2. Similar, you can analyze parallel combination of two coils and find out equivalent value of H, right? तो आज के इस लेक्चर में हमने सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन के क्वेश्चंस किस तरह से एनालाइज करते हैं उस पार्ट को डिस्कस किया। ऑलरेडी we have gone through the numericals of electromagnetic induction in my previous video. तब नेक्स्ट में हम आगे बढ़ेंगे and then we will see the few more topics, shortcut tricks to solve numericals, right? आज यहीं पे फिनिश करें, right? Do all these in your notebook to get maximum advantage and you know what you have to do, right? Need not to see, say, हमें कहने की नीड नहीं है, आप खुद समझदार हैं कि आपको क्या करना है, राइट? ओके।